नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम कानपुर। मैं राघवेंद्र मिश्रा आज आपको पढ़ाने वाला हूं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। जैसा आप लोग जानते हैं, ये भी एक क्लास है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बताया और उसमें से 2 ग्रुप टर्पीन्स और फिनोलिक्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा ग्रुप, जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक क्लास है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, इसे हम नाइट्रोजन कंटेनिंग ही क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर यह है कि ऐसे सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनके स्ट्रक्चर में, जिनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उनमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं या नाइट्रोजन एटम मिलते हैं, उनको हमने एक अलग क्लास में रखा और नाम दिया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो आप इसको एक बार फिर क्लियर कर लें, ऐसे सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम्स पाए जाते हैं उनको रखा गया है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। अब ये भी एक क्लास है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को भी हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को पढ़ करके खत्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये भी एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है। बहुत अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं, लेकिन उनमें एक कॉमन कैरेक्टर ये पाया जाता है कि सभी के पास नाइट्रोजन एटम है उनके स्ट्रक्चर में। इस वजह से इस क्लास को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 ग्रुप में उनके केमिकल नेचर के बेस पर। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर आल्सो क्लासिफाइड इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। कितने ग्रुप में डिवाइड किया है? 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। उसमें से एक ग्रुप है एल्केलॉइड, सेकेंड इज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, थर्ड इज ग्लूकोसिनोलेट्स एंड फोर्थ इज नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। हम लोग इनको स्यूडो अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं, स्यूडो अमाइनो एसिड्स। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड को क्या बोल सकते हैं? स्यूडो अमाइनो एसिड्स। तो बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप का नाम है एल्केलॉइड्स, सेकेंड इज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, थर्ड इज ग्लूकोसिनोलेट्स एंड फोर्थ इज नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बने, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। यहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक स्टूडेंट के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हम एल्केलॉइड्स या ग्लूकोसिनोलेट्स या साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स या नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को एक साथ रख करके स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि इनको थोड़ा अलग अलग तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। और कई बार तो क्वेश्चंस जो आते हैं, यदि आप उनको थोड़ा सा भी जानते हैं, ग्लूकोसिनोलेट्स क्या होते हैं, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं, उसके बेस पर भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एल्केलॉइड्स किसे कहते हैं, उस बेस पर भी हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट आप और ध्यान दें, इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की फैमिली को हम लोगों ने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। इसमें सबसे बड़ी जो फैमिली है वो है एल्केलॉइड्स। तो लार्जेस्ट क्लास ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उसकी सबसे बड़ी क्लास कौन है? एल्केलॉइड्स। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपसे 2 ही पॉइंट को बेसिकली डिस्कस किया है कि ऐसे सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनमें नाइट्रोजन एटम पाया जाता हो उसे हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहते हैं। ये भी एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है और इसको फर्दर 4 क्लास में या कह सकते हैं ग्रुप में डिवाइड किया गया और उन ग्रुप्स के नाम है, वन इज एल्केलॉइड्स, सेकेंड इज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, थर्ड इज ग्लूकोसिनोलेट्स जिन्हें हम मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं, एंड थर्ड इज नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स या आप स्यूडो अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस करेंगे एल्केलॉइड्स को कि एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं और कौन कौन से एल्केलॉइड्स हैं और उनका ह्यूमन यूज क्या है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एल्केलॉइड्स। जैसा आप नाम ही सुन रहे हैं, एल्केलॉइड्स, एल्केलाइन, 2 टर्म एसिड और बेस,
तो ये टर्म एल्केलॉइड लिया गया है एल्केलाइन कैरेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे सभी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो बेस की तरह व्यवहार करते हैं, एक्ट एज एल्केलाई या एक्ट एज बेस, उनको हम लोगों ने रखा हुआ है एल्केलॉइड फैमिली में, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको रीड करते हैं। एल्केलॉइड्स आर ए ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन विच वन और several nitrogen atoms are usually part of heterocyclic ring। आप पहले ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सभी इस फैमिली के कंपाउंड नाइट्रोजन एटम तो मिलेंगे, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मोस्ट ऑफ एल्केलॉइड्स आर हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। यदि हम उनके बेसिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसा आप लोग प्यूरिन्स वगैरह में देखते हैं कि कैसे दो प्यूरिन्स में दो अलग अलग रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, उसी तरीके से इनमें भी रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वैसे कुछ एल्केलॉइड्स ऐसे भी हैं जो ओपन चैन होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर उनमें पाया जाता है, ठीक है। अब एल्केलॉइड, जैसा पहले कहा, मोस्ट एल्केलॉइड्स आर एल्केलाइन, एक्ट एज बेस, किसकी तरह व्यवहार करते हैं, बेस की तरह व्यवहार करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम बेस और एसिड को कैसे समझें। वैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान दें, जैसे कि ये कोई एक एल्केलॉइड है, ये इसका नाइट्रोजन एटम है, ये नॉन प्रोटोनेटेड स्टेट है, लेकिन जब हम लोग एल्केलॉइड फैमिली में इसको देखेंगे तो जनरली इसके पास ये प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, दे आर प्रोटोनेटेड, अर्थात इन्होंने क्या किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है सराउंडिंग मीडियम से। यदि ये प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे डीप्रोटोनेटेड, लेकिन मोस्ट ऑफ एल्केलॉइड्स एट सेलुलर कंडीशंस आर प्रोटोनेटेड, अर्थात वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लोग बेस कहते हैं, और जो प्रोटॉन सराउंडिंग मीडियम में रिलीज करते हैं उनको एसिड कहते हैं। तो इस फैमिली के सारे कंपाउंड्स एक्ट एज बेस, मतलब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं सेलुलर पीएच पर, ठीक है। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, एल्केलॉइड्स। क्या नाम दिया, एल्केलॉइड्स। जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो हम ये भी कह सकते हैं, ये भी एक कैरेक्टर है, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो मोस्ट एल्केलॉइड्स आर एल्केलाइन, अर्थात एक्ट एज बेस, बिकॉज देयर नाइट्रोजन एटम इज प्रोटोनेटेड एट द साइटोसोलिक पीएच। आप जानते हैं साइटोसोलिक पीएच 7.2 से लेकर के 7.4 के आसपास होता है, ठीक है। तो 7.2 टू 7.4 जो सेलुलर पीएच है, साइटोसोलिक पीएच है, उस पर ये प्रोटोनेटेड होते हैं। अब वैक्यूलर पीएच के बारे में आप जानते हैं, वो एसिडिक होता है। तो आगे देखते हैं, एंड वैक्यूलर पीएच 5 to 6 ऑप्शनल। तो ये दोनों साइटोसोलिक पीएच और वैक्यूलर पीएच, अर्थात वैक्यूल में भी प्रोटोनेटेड होते हैं, ठीक है। ड्यू टू प्रोटोनेशन एल्केलॉइड्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज होने की वजह से वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड जनरली वाटर सॉल्युबल, ठीक है। Many alkaloids act as defense compound against microorganisms and animals। इस पॉइंट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया है एल्केलॉइड्स के बारे में, और मैं आपको यहां पर 3 पॉइंट एल्केलॉइड्स के बारे में बता रहा हूं। पहला तो पॉइंट ये है, एल्केलॉइड्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे। बहुत ही फेमस नाम है, और कई बार जब भी आप पढ़ते होंगे तो एल्केलॉइड्स के नाम आते होंगे, कई सारे कंपाउंड्स भी आप जानते होंगे इस फैमिली के। तो आप इनको पहले तो बेसिकली ये समझ लें, वो सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और वो बेस की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात वो साइटोसोलिक पीएच और वैक्यूलर पीएच पर प्रोटोनेटेड होते हैं। ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम लोगों ने नाम दिया एल्केलॉइड्स। यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, साइटोसोलिक एंड वैक्यूलर। तो साइटोसोलिक पीएच पर भी ये प्रोटोनेटेड है और वैक्यूलर पीएच पर भी प्रोटोनेटेड है। नहीं तो ऐसा कोई एग्जाम में कोई ऑप्शन आ जाए कि एल्केलॉइड साइटोसोलिक पीएच अर्थात 7.2 पीएच पर वो प्रोटोनेटेड होते हैं, जबकि
जो वैक्यूलर पीएच है, वैक्यूल्स में एसिडिक पीएच है 5 to 6 के अराउंड है, और वहां पर ये डीप्रोटोनेटेड होते हैं, अर्थात अपना प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से जनरली हम कह सकते हैं कि प्लांट की सेल में दे आर प्रोटोनेटेड स्टेट, ये प्रोटोनेटेड स्टेट में होते हैं। प्रोटोनेशन की वजह से इन पर चार्ज भी आ जाता है, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यदि मैं यहां पर बेसिकली 2 या 3 पॉइंट आपके लिए लिखना चाहूं या आप समझना चाहें, यदि एल्केलॉइड्स की कैरेक्टर्स के रिगार्डिंग, कि यदि हम एल्केलॉइड्स के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से पॉइंट हम लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। तो पहला तो पॉइंट ये होगा कि दे आर प्रोटोनेटेड एट सेलुलर पीएच। सेलुलर पीएच, सेलुलर पीएच पर ये प्रोटोनेटेड होते हैं, पहला कैरेक्टर प्रोटोनेशन। दूसरा पॉइंट आता है कैरी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोनेशन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एल्केलॉइड्स का। तो प्रोटोनेटेड हैं और कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। एक तीसरा जनरल पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं इनके फंक्शन के हिसाब से। तो मोस्ट ऑफ कंपाउंड इस फैमिली के डिफेंसिव कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट कंपाउंड्स provide defense to plants को अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स। तो आप इन 3 पॉइंट्स के बेस पर एल्केलॉइड्स को समझ सकते हैं। एक पॉइंट आप ये ध्यान रखें कि इनमें भी नाइट्रोजन एटम पाया जाता है। जनरली इनका स्ट्रक्चर हेट्रोसाइक्लिक होता है और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा 3 पॉइंट आपको और ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये है, इनके नाम की वजह से ये एल्केलॉइड्स हैं, एक्ट एज बेस एट साइटोसोलिक पीएच, अर्थात प्रोटोनेटेड होते हैं। प्रोटोनेशन की वजह से दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। और थर्ड पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट ऑफ एल्केलॉइड्स आर डिफेंसिव कंपाउंड्स फॉर प्लांट। प्लांट के लिए डिफेंसिव कंपाउंड होते हैं, प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इन 3 पॉइंट के बेस पर आप एल्केलॉइड्स को समझ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब एक स्टूडेंट कंपटीशन के हिसाब से इन टॉपिक्स को पढ़ता है तो वो कैसे पढ़े, बहुत सारा मैटर है, बहुत सारे मैटर को पढ़ा नहीं जा सकता है। तो हम बेसिकली उनके कैरेक्टर्स की स्टडी कर लेते हैं, वो किस तरह के हैं, वो कैसे अलग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एल्केलॉइड्स को आप 3 कैरेक्टर से पहचान सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया एल्केलॉइड्स को। अब अगले स्टेप में आते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस, पिछले वीडियो में मैंने आपको टर्पीन्स और फिनोलिक्स की बायोसिंथेसिस के बारे में बताया था। टर्पीन्स की सिंथेसिस बेसिकली 2 पाथवेज से होती है और आप उनके नाम भी जानते होंगे। वन इज मेवेलोनिक पाथवे एंड सेकेंड इज एमईपी पाथवे। जबकि फिनोलिक्स की सिंथेसिस में भी 2 पाथवे थे, वन इज सिक्मिक एसिड पाथवे एंड सेकेंड इज मेलोनिक एसिड पाथवे। जब हम आते हैं और बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एल्केलॉइड्स की, तो ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि स्टूडेंट के लिए जरूरी होगा ये भी जाने कि ये कौन से पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा इसमें प्रिकर्सर्स कौन यूज किए जाते हैं फॉर सिंथेसिस, उससे हमारा आंसर भी आ जाएगा और जो रिलेटेड क्वेश्चंस फ्यूचर में आ सकते हैं हम लोग उनका भी जवाब दे सकते हैं। तो मैं बेसिकली ये लिख सकता हूं, एल्केलॉइड्स are synthesized from common
amino acids such as lysine, tyrosine एंड ट्रिप्टोफैन। मैं यहां पर 3 नाम लिख रहा हूं अमाइनो एसिड्स के, आप उनको ध्यान रखेंगे। एक लाइसीन है, सेकेंड इज टायरोसिन है एंड थर्ड इज ट्रिप्टोफैन है। मैं यहां पर 3 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के नाम लिख रहा हूं, लाइसीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो हमारा आंसर ये आ रहा है कि एल्केलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कॉमन अमाइनो एसिड्स सच एज लाइसीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। आप ये जानते हैं कि ये दोनों अमाइनो एसिड एरोमेटिक फैमिली के हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं। और लाइसीन के बारे में आप जानते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड फैमिली में आता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड फैमिली। और एरोमेटिक अमाइनो एसिड आप जानते हैं सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिक्मिक एसिड पाथवे। सिक्मिक एसिड पाथवे। तो देखिए बायोसिंथेसिस में कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल रहा है कि एल्केलॉइड्स कौन से पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें एल्केलॉइड्स की सिंथेसिस कुछ कॉमन अमाइनो एसिड से होती है, जैसे लाइसीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक फैमिली के अमाइनो एसिड्स हैं। और पिछली क्लास में फिनोलिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया दे सिंथेसाइज फ्रॉम सिक्मिक एसिड पाथवे। इसका मतलब एक पॉइंट तो क्लियर हो रहा है, एल्केलॉइड्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिक्मिक एसिड पाथवे। यदि ये क्वेश्चन आता है तो हम उसे मान सकते हैं कि हाँ ये सिक्मिक एसिड पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड्स जिनको एज ए प्रिकर्सर यूज किया जाता है वो सिक्मिक एसिड पाथवे से डेराइव्ड होते हैं। तो ये आंसर आ सकता है और हम आसानी से दे सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लाइसीन या कुछ और, जैसे अभी मैं ऑर्निथिन के बारे में डिस्कस करूंगा, लाइसीन या कुछ और कंपाउंड्स जो यूज किए जाते हैं एल्केलॉइड्स की सिंथेसिस में, उनके कार्बन आते हैं टर्पिनोइड पाथवे से। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कार्बन्स ऑफ सम एल्केलॉइड्स आर derived from टर्पिनोइड पाथवे। टर्पिनोइड पाथवे। तो देखिए बायोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टर्पीन्स और फिनोलिक्स की सिंथेसिस में वेल डिफाइंड नेम है पाथवेज के। लेकिन जब हम लोग एल्केलॉइड्स में आते हैं तो जनरली नाम नहीं लिखे होते हैं और जनरली स्टूडेंट सोचता है कि पता नहीं कैसे सिंथेसाइज होते हैं, चलो हम कुछ पॉइंट्स दिए उनको रट लेते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप बेसिकली देखें कि वो किससे सिंथेसाइज हुए हैं और वहां से हमारा आंसर निकल के आएगा। तो CSIR जैसे एग्जाम में जब क्वेश्चंस अप्लाई हो करके आते हैं तो कई बार स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मुझे पढ़ाया ही नहीं गया। लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली उन चीजों को पढ़ना है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और थ्योरेटिकली पढ़ने से आप सिलेक्शन के क्लोज नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे आप जाते हैं एग्जाम में तो बैठते हैं, लेकिन आप उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं जिससे आप सेलेक्ट हो जाएं। तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मैटर घसीट के नहीं चलना है, चीजों को टेक्निकली पढ़ना है। हम वहां से जवाब दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना है, अपने आप को भी चेक करना है कि मैं किस तरह से पढ़ रहा हूं, कहीं मैं ज्यादा रट तो नहीं रहा हूं। तो आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ें, हमारा एग्जाम रटने वाला एग्जाम नहीं है। तो थोड़ा सा भी यदि हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, तो हम इस तरह से आने वाले क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। जैसे हम एल्केलॉइड की बायोसिंथेसिस में वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कौन से पाथवेज का नाम हम ले सकते हैं, उसका हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपसे कहा कि सिंथेसाइज्ड फ्रॉम
सम कॉमन अमाइनो एसिड जैसे कि लाइसीन है, टायरोसिन है और ट्रिप्टोफैन है। मैंने यहां पर टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन को ये क्लियर कर दिया, जब आप अमाइनो एसिड पढ़ते हैं तो बेसिकली 5 ग्रुप किए गए हैं। ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं क्योंकि इसमें फिनाइल रिंग मिलती है, और जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं दे सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिक्मिक एसिड पाथवे। तो हम ये कह सकते हैं सम एल्कोलाइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिक्मिक एसिड पाथवे। कुछ एल्कोलाइड्स ऐसे हैं जिनके कार्बन एटम्स आते हैं टर्पिनॉइड पाथवे से। कौन से पाथवे से आते हैं? टर्पिनॉइड पाथवे से। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं एल्कोलाइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिक्मिक एसिड एंड टर्पिनॉइड पाथवे। हम इस तरह का आंसर दे सकते हैं यदि हमारा क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है आपको उसको भी ध्यान रखना है। तो मैंने यहां पर 3 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के नाम लिखे हैं जिससे एल्केलॉइड सिंथेसाइज होते हैं। यहां पर मैं एक और इंटरमीडिएट लिखने वाला हूं, आपको भी थोड़ा उस पर ध्यान रखना है। एक इंटरमीडिएट है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन आप जानते हैं ये एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। जब हम लोग एनिमल्स में यूरिया साइकिल पढ़ते हैं तो ऑर्निथीन एज ए इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है साइटोसॉल में। जब आर्जिनिन का कन्वर्जन होता है ऑर्निथीन में और यूरिया प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो वहां पर ऑर्निथीन बनता है। तो ऑर्निथीन यूरिया साइकिल का भी इंटरमीडिएट है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में तो यूरिया साइकिल रन नहीं होती जैसा एनिमल में रन होती। तो प्लांट में ऐसा नहीं कि ऑर्निथीन नहीं बनता है। यदि आप आर्जिनिन अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस की स्टडी करें तो वहां पर भी इंटरमीडिएट आता है ऑर्निथीन। तो आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है, हमारे लिए एसेंशियल है, और कुछ समय बाद ये नॉन सेमी एसेंशियल की कैटेगरी में आ जाता है। तो वो अमाइनो एसिड का पोर्शन है, थोड़ा बहुत कभी अगले वीडियो में कभी कवर कर लेंगे। तो ऑर्निथीन एक इंटरमीडिएट है आर्जिनिन बायोसिंथेसिस में। ऑर्निथीन को भी यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्केलॉइड्स। कुछ एल्केलॉइड्स सिंथेसाइज होते हैं ऑर्निथीन से। तो यहां पर मैंने 3 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का नाम लिखा है ऑर्निथीन, जिससे एल्केलॉइड सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो आपको बायोसिंथेसिस से इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इन अमाइनो एसिड्स को ध्यान रखना है कि किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं एल्केलॉइड्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एल्केलॉइड्स के बारे में हमने तो ठीक है डिस्कस कर लिया। एल्केलॉइड्स का जो केमिकल नेचर है वो बेस की तरह है, इस वजह से हम उन्हें एल्केलॉइड्स कहते हैं, और वो प्रोटोनेटेड होते हैं, वो इन अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। और एक कॉमन पॉइंट मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मोस्ट ऑफ एल्केलॉइड्स डिफेंसिव कंपाउंड होते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से एल्केलॉइड से कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत अलग अलग तरह के कंपाउंड्स हैं जिनकी स्टडी हमें करनी पड़ती है। एक स्टूडेंट के लिए बड़ा चैलेंजिंग ये है कि वो सब सारे अलग अलग कंपाउंड्स को कैसे पढ़े, उनको कैसे वो याद रख सके, कैसे यदि क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो मैंने यहां पर एक कोशिश करी है कि आपको एक ही लिस्ट में सारे एल्केलॉइड्स के बारे में, उनके बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स के बारे में, क्लास के बारे में, और उनके जो फेमस कंपाउंड है उस फैमिली के उसके बारे में, और उनका एक यूज क्या है ह्यूमन में, उनका संभावित यूज क्या है हमारी दिनचर्या में, उसके हिसाब से मैंने यहां पर एक लिस्ट बनाई है, और शायद वो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो मेजर टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स एंड देयर अमाइनो एसिड प्रिकर्सर्स। देखिए यहां पर मैंने एल्केलॉइड्स के बारे में और उनके बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स और क्या उनके फेमस एजेंट है उनके बारे में एक लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले आप सभी लोग यहां पर ध्यान दें, यहां पर मैंने एक टर्म लिखा है क्लास ऑफ एल्केलॉइड्स। जो हम लोग एल्केलॉइड्स को पढ़ते हैं तो जनरल कैरेक्टर सभी के सेम है, लेकिन एल्केलॉइड्स की भी क्लास है। तो देखिए यहां पर 7 क्लास है एल्केलॉइड्स की। 1 इज पायरोलिडीन, सेकेंड स्ट्रोपिन, पायरोलिजिडीन, पिप्रिडीन, क्यूनोलिजिडीन, ठीक है, आइसोक्यूनोलिन एंड इंडोल। ये 7 क्लास हैं एल्केलॉइड्स की। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, एल्केलॉइड्स को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है और बेसिकली 7 क्लासेस में डिवाइड किया है।
अब जरा इन 7 क्लासेस को देखिए। अभी मैंने बायोसिंथेटिक रिएक्शंस की बात की थी कि कैसे सिंथेसाइज होते हैं, तो वहां पर कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम लिखे हुए थे। एक नाम था लाइसिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, और एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ऑर्निथीन। इन 4 ही ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया जिससे सिंथेसाइज होते हैं एल्केलॉइड्स। तो आपके लिए बेहद आसान है। जरा ऑर्निथीन को देखें। ऑर्निथीन भी एक बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर है एल्केलॉइड्स के लिए, और इससे 3 एल्केलॉइड्स की क्लासेस सिंथेसाइज होती हैं। वन इज पायरोलिडीन, सेकेंड इज ट्रोपेन एंड थर्ड इज पायरोलिजिडीन। तो आप फिर एक बार इसको समझें कि इस लिस्ट को मैं आपको कैसे समझा रहा हूं। क्लास ऑफ एल्केलॉइड्स है, और वो क्लास कौन से अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होती हैं, इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो एक बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर है एल्केलॉइड के लिए ऑर्निथीन। ऑर्निथीन से एल्केलॉइड की 3 क्लासेस सिंथेसाइज होती हैं, पायरोलिडीन, ट्रोपेन एंड पायरोलिजिडीन। इसको ध्यान रखना है। जरा दूसरे पॉइंट पर आते हैं, लाइसिन। लाइसिन को भी यूज किया जाता है एल्केलॉइड सिंथेसिस में। तो 2 क्लास एल्केलॉइड की सिंथेसाइज होती हैं लाइसिन से। वन इज पिपरिडीन, सेकेंड इज क्यूनोलिजिडीन। आपको इसे ध्यान रखना है। टायरोसिन से 1 क्लास सिंथेसाइज हो रही है, आइसोक्यूनोलिन। आपको फिर ध्यान रखना है, टायरोसिन से 1 क्लास एल्केलॉइड की आइसोक्यूनोलिन, और ट्रिप्टोफैन से भी 1 क्लास आती है इंडोल। जब आप ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि ट्रिप्टोफैन की R चेन में कौन सी रिंग पाई जाती, तो इंडोल रिंग। तो यदि कभी आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडोल क्लास ऑफ एल्केलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, आप जानते हैं बहुत ही आसान आंसर है कि वो ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज में होंगे। तो ट्रिप्टोफैन से एल्केलॉइड की 1 क्लास आती है इंडोल। तो ये क्लास है और ये बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर है। अब जरा क्लास पर फोकस करते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास में कौन कौन से फेमस एजेंट हैं। तो जैसे यदि आप पायरोलिडीन को देखें तो यहां पर आता है निकोटीन, बहुत ही फेमस एजेंट है निकोटीन, ठीक है। ये स्टिमुलेंट है, डिप्रेसेंट है और ट्रांसक्विलाइजर है, ठीक है। ट्रांसक्विलाइजर का मतलब होता है संतोष का भाव। जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है बड़ा आराम है, अब मैं ठीक हूं, उस तरह का जो हमारा बिहेवियर है उसको ये ट्रिगर करता है। स्टिमुलेंट है, आपने बहुत सारे ऐड आजकल टीवी पर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सिगरेट हैं या अदर तरीके के अनयूजुअल कंपाउंड यूज करने लगते हैं। तो यदि उनको ना मिले तो वो बहुत सारे डिप्रेस होने लगते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। या और यदि उनको मिल जाए तो स्टिमुलेट होते हैं। तो कई सारे लोगों को ये डिप्रेस भी कर सकता है, स्टिमुलेट भी करता है, और कई सारे लोगों में ये बड़ा संतोष का भाव जागृत करता है कि हाँ ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो इस तरह से यदि हम ह्यूमन की यूज की बात करें तो ये स्टिमुलेंट है, डिप्रेसेंट है और ट्रांसक्विलाइजर है। आप इसको ध्यान रखना है। तो निकोटीन किस क्लास में आता है? पायरोलिडीन में। अब दूसरा पॉइंट आता है ट्रोपेन की बात करते हैं, ये सेकेंड क्लास है ट्रोपेन। ट्रोपेन में एट्रोपाइन और कोकेन, ये भी दोनों फेमस नाम है। यदि हम एट्रोपाइन की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ इंटेस्टाइनल स्पाज्म, जो इंटेस्टाइनल मसल्स हैं उनमें जो खिंचाव आ जाता है उस खिंचाव को रिलैक्स करने के लिए एट्रोपाइन यूज किया जाता है, मेडिकली काफी इसका यूज है। एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ आई, हमारी आंखों के एग्जामिनेशन के लिए भी डॉक्टर्स इसे यूज करते हैं, जिससे हमारी प्यूपिल्स को क्या करता है, डायलेट कर देता है। अब इसके बाद आते हैं और बात करेंगे कोकेन की। यदि ये भी बड़ा फेमस नाम है, यदि हम इसकी बात करें तो स्टिमुलेंट ऑफ सीएनएस, ये सीएनएस का स्टिमुलेंट है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। और लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है, और ये एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। ये जो लोकल पेन है उसको भी क्या करता है, सप्रेस करता है। तो ये ट्रोपेन के 2 एग्जाम्पल हो गए। यदि हम पायरोलिजिडीन को देखें तो रेट्रोसाइन है और इसका कोई नोन फंक्शन अभी नहीं है प्लांट के लिए, तो ये प्रोटेक्टिव है, लेकिन ह्यूमन यूज में भी इसका कोई फंक्शन बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड नहीं है। अब हम लोग अगली क्लास में आते हैं पिपरिडीन। पिपरिडीन का एक फेमस एजेंट है कोनीन, ये एक पॉइजन है, पैरालाइज मोटर न्यूरॉन्स, और ये हमारे मोटर न्यूरॉन्स को पैरालाइज कर सकता है। अब आगे आते हैं क्यूनोलिजिडीन के बारे में बात करते हैं। ल्यूपिनिन भी बहुत फेमस है, रीस्टोरेशन ऑफ हार्ट रिदम,
यदि हम ल्यूपिनिन की बात करें तो मेडिकल साइंस में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, हार्ट डिजीज को ट्रीट करने में इसका काफी यूज होता है। और इसका फंक्शन क्या है, हमारी हार्ट की रिदम को रीस्टोर करना है, ठीक है, जो इम्बैलेंस हो चुकी है उसको रीस्टोर कर सकते हैं ल्यूपिनिन। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में आते हैं आइसोक्विनोलिन के बारे में। तो यहां पर एजेंट है कोडीन और सेकेंड इज मॉर्फिन। कोडीन और मॉर्फिन ये भी दोनों काफी फेमस हैं। यदि हम कोडीन की बात करें तो ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर है एंड ट्रीटमेंट ऑफ कफ। यदि ह्यूमन यूज की बात करें तो ये एक पेन किलर है। और जो क्रोनिक कफ है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं और कफिंग होती रहती है, उसके ट्रीटमेंट में भी कोडीन का यूज किया जाता है। सेकेंड इज मॉर्फिन, आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है। ये भी एक एनाल्जेसिक है, मतलब पेन किलर है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में यह है कि आपने एक और नाम सुना होगा हीरोइन के बारे में, ये उसका बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर है। तो ये प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीरोइन, आपको ध्यान रखना है मॉर्फिन के बारे में। अब अगले स्टेप में आते हैं, लास्ट क्लास को डिस्कस करते हैं इंडोल, ठीक है। इसके तीन यहां पर फेमस एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक है स्ट्रेचनिन, सेकेंड इज रिजरपाइन एंड लास्ट इज सिलोसाइबिन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेचनिन, ये एक रैट पॉइजन है। स्ट्रेचनिन कैसा है, रैट पॉइजन है। और ये हमारी आंखों के डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। तो ह्यूमन यूज क्या है, आंखों की जो प्रॉब्लम्स है उनके ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। एंड सेकेंड इज रिजरपाइन, ठीक है। रिजरपाइन तो बहुत ही फेमस है और बहुत ही कॉमन है। इसका यूज होता है हाइपरटेंशन में, जो ब्लड प्रेशर की समस्या है ह्यूमंस में, उसको ट्रीट करने में यूज किया जाता है रिजरपाइन, ठीक है। इसके बाद सिलोसाइबिन, ये हेलुसिनोजन है और ये सेटिस्फैक्शन को ट्रिगर करता है। हेलुसिनोजन मतलब सेटिस्फैक्शन को ये भी क्या करता है, नहीं सेटिस्फैक्शन नहीं, ये थोड़ा सा हेलुसिनोजन का मतलब हो गया, ये भ्रम पैदा करता है, ठीक है। क्या पैदा करता है, भ्रम। कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग एक्सपीरियंस होते हैं, किसी नए शहर में जाते हैं, अचानक ट्रेन या बस से उतरते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कि पूर्व दिशा किस तरफ है, पश्चिम किस तरफ है। इस तरह का जो धोखा हम लोग कहते हैं जनरल बोलचाल में, उसको हम लोग हेलुसिनेशन कहते हैं। ऐसे एजेंट जो धोखे को, ठीक है, ट्रिगर करते हो, थोड़ा सा हमारी समझ में ना आ रहा, उनको हम हेलुसिनोजेंस कहते हैं। तो सभी लोग एक पॉइंट यहां पर ध्यान दें, जो लिस्ट मैंने यहां पर आपके सामने प्रेजेंट करी है, ठीक है, उसका एक ही उद्देश्य था कि आप एल्केलॉइड्स के अलग अलग क्लासेस को जानें, उनकी क्लासेस कितनी हैं। दूसरा पॉइंट यह था कि आप उसी के साथ ये भी जानें कि वो कौन से बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर से सिंथेसाइज हुए। हम लोगों ने 4 ही नाम लिए हुए हैं अमाइनो एसिड से जिनसे वो सिंथेसाइज होते हैं। तो यहां से आपको एक बेहतर, ठीक है, तरीका मिल रहा है कि ऑर्निथीन से कौन सी क्लासेस आती हैं, लाइसिन से कौन सी क्लासेस हैं, टायरोसिन से कौन सी क्लासेस हैं, ट्रिप्टोफैन से कौन सी क्लासेस हैं। अगले जो बॉक्स है या जो क्लास मैंने ग्रुप बनाया है उसमें एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में, और लास्ट में ह्यूमन यूज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस लिस्ट को यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो एल्केलॉइड से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उनका जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स समराइज कर रहा हूं, आप सभी लोग उस पर ध्यान दें। जब भी आप एल्केलॉइड्स पढ़ेंगे तो ये बेहद आसान है, बहुत कम शब्दों में इसे पढ़ा जा सकता है। मैंने तो कुछ ज्यादा ही डिस्कस किया है, लेकिन यदि स्टूडेंट के लिए बात करें तो ये बहुत ही आसान है। यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये 10 मिनट से ज्यादा का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं फाइनली कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, आप उन पर ध्यान दें और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जाकर के जो पीछे आए हुए क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, आप उसे सॉल्व करें, और जो आपके पास टेस्ट पेपर हो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक सामान्य स्टूडेंट के लिए यह जानना जरूरी है कि हम एल्केलॉइड्स ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को कहते हैं जो एल्केलाई की तरह अर्थात बेस की तरह व्यवहार करते हैं। ये हमारी सेल या प्लांट की सेल के साइटोसोलिक पीएच पर प्रोटोनेटेड होते हैं। इस वजह से सेकेंड कैरेक्टर इनके पास ही आ जाता है, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। तीसरा पॉइंट आप इनके बारे में और लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। और एक यदि फंक्शन के रिलेशन में पॉइंट आप यदि जनरली कहें कि मोस्ट ऑफ एल्केलॉइड्स आर टॉक्सिक टू एनिमल्स
एनिमल्स के लिए टॉक्सिक होते हैं, इस वजह से ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्राइमरली सिंथेसाइज फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने बायोसिंथेसिस के बारे में आपसे डिस्कशन किया कि एल्कोलाइड्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप एक ही स्टेटमेंट में इसकी बायोसिंथेसिस के बारे में जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं दे सिंथेसाइज फ्रॉम कॉमन अमाइनो एसिड्स जैसे कि लाइसिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, और एक नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है ऑर्निथिन, बहुत ही कॉमन है। आप सभी लोगों ने ऑर्निथिन के बारे में, मैं ऐसा मानता हूं, आप जानते होंगे। ठीक है, इन अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। तो बायोसिंथेटिक पाथवेज का यदि कभी नाम आए तो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन की वजह से सिग्मिक एसिड पाथवे, और बहुत सारे ऐसे एल्कोलाइड्स हैं जिनके जो कार्बन एटम्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम टर्पीन्स। तो टर्पीन्स और सिग्मिक एसिड पाथवे का हम लोग नाम ले सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद एल्कोलाइड्स की कितनी क्लासेस हैं? तो 7 क्लासेस हैं। बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स कितने हैं? 4 हैं। इस तरह से आप इस लिस्ट को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, वैसे तो सारे एल्कोलाइड्स टॉक्सिक होते हैं एनिमल्स के लिए। जो भी हर्बीवोर्स प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको खाते हैं, और यदि उसने सफिशिएंट डोज में खा लिया तो उसके लिए लीथल है, उसकी हो सकता है डेथ भी हो जाए। तो प्राइमरली मोस्ट ऑफ फिनोलिक्स आर डिफेंसिव कंपाउंड फॉर प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट एंड हर्बीवोर्स। इंसेक्ट और हर्बीवोर से बचाते हैं। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो क्या यह क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्या सभी इंसेक्ट या एनिमल्स जो ऐसे प्लांट्स को खाते हैं वो मर जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं और एनिमल्स हैं जो एडॉप्ट कर गए ऐसे प्लांट्स को खाते हैं और वो बीमार भी नहीं पड़ते हैं, उनकी फिजियोलॉजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो एडॉप्ट हो चुके हैं, वो उसको खा लेते हैं। तो साइंस के नजरिए से यदि हम देखें तो वो कैसे अडॉप्ट कर चुके हैं, ऐसा क्या उन्होंने बायोकेमिकल चेंज कर लिया जिससे वो आसानी से इस तरह के प्लांट्स को खा भी लेते हैं और बीमार भी नहीं पड़ते। तो मैं यहां पर एक उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूंगा, और स्पेशली पायरोलिजिडीन का उदाहरण मैं यहां पर सेट करता हूं। वेल नोन है और आज हम साइंस के हिसाब से इसे जानते भी हैं। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा पायरोलिजिडीन के बारे में बताता हूं। प्लांट्स में पायरोलिजिडीन एन ऑक्साइड फॉर्म में सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है, और जो नॉन टॉक्सिक है, कैसा है? नॉन टॉक्सिक। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को सभी लोग ध्यान रखेंगे। पायरोलिजिडीन का केस मैं ले रहा हूं एडॉप्टेशन के हिसाब से। ये एन ऑक्साइड फॉर्म में, अब इसकी केमिस्ट्री पर आप थोड़ा सा न जाएं, केवल आप ये ध्यान रखें आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन भी आने वाला नहीं कि इसकी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए, आपको टर्म ध्यान रखना है। तो पायरोलिजिडीन प्लांट में सिंथेसाइज होता है एन ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है, स्टोर होता है और ये नॉन टॉक्सिक है। तो प्लांट सिंथेसाइज पायरोलिजिडीन in the form of N oxide which is non toxic। प्लांट में वो नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान देते हैं कि जैसे ही कोई एनिमल इनको खाएगा तो उस एनिमल की जो इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन में ये कंपाउंड केमिकली चेंज होगा। ठीक है, तो इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट कैसा होता है? एल्केलाइन। तो इंसेक्ट्स या एनिमल जो मैमल्स हैं, मैमल्स, तो आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दें। मैंने इसको थोड़ा सा ये जो सर्कल बना लिए हैं, आप इसको मैं इंटेस्टाइन शो कर रहा हूं। तो जैसे कोई भी इंसेक्ट या मैमल है, उसने प्लांट को
खा लिया जिसमें पायरोलिजिडीन एल्केलॉइड्स हैं, तो उसके इंटेस्टाइन में ये कंपाउंड बदल जाता है टर्शियरी एल्केलॉइड में। किसमें बदल गया? टर्शियरी एल्केलॉइड। और ये फॉर्म इसकी टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, आप कह सकते हैं लीथल है। और ऐसी कंडीशन में उस एनिमल की डेथ भी हो सकती है, उस एनिमल की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को समझें। पायरोलिजिडीन का केस मैं आपको समझा रहा हूं कि एनिमल जैसे ही इस कंपाउंड को जो प्लांट की पत्तियों में प्रेजेंट है खा लेता है, तो उसकी इंटेस्टाइन में एल्केलाइन एनवायरनमेंट में एन ऑक्साइड बदल जाता है टर्शरी एल्केलॉइड में रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा, अर्थात ये रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही एन ऑक्साइड रिड्यूस होता है, कन्वर्टेड इन टर्शरी एल्केलॉइड विच इज टॉक्सिक फॉर एनिमल, और वो एनिमल के लिए टॉक्सिक है। तो जो प्लांट में टॉक्सिक नहीं था, वो जैसे ही एनिमल की इंटेस्टाइन में पहुंचा, वहां के एनवायरनमेंट में ये रिड्यूस हुआ और हो गया टॉक्सिक। और ये अनचार्ज होता है, इजिली डिफ्यूज होता है सेल के अंदर, और देन इसके बाद वो किल कर सकता है उस एनिमल को। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो एडॉप्ट कर गए हैं। यदि वो पायरोलिजिडीन जैसे कंपाउंड को खा लेते हैं, उनकी इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, तो उनसे उनकी डेथ नहीं होती है, बल्कि उस कंपाउंड को वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं और अपने प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां एक बार एक उदाहरण लिखना चाहूंगा, मैं इसको एरो लगा देता हूं और इसको समझा भी देंगे। सिनेबार मोथ, मैं इसका एक उदाहरण ले रहा हूं। ये इंसेक्ट क्या करता है, जैसे ही पायरोलिजिडीन इसकी इंटेस्टाइन में आया और ये टर्शरी एल्केलॉइड में कन्वर्ट हुआ और एब्जॉर्ब होकर के इसकी सेल में आया, ये तुरंत ही टर्शरी एल्केलॉइड को दोबारा ऑक्सीडाइज कर देता है और उसे कन्वर्ट कर देगा एन ऑक्साइड फॉर्म में। तो मैं यहां पर एक सिनेबार मोथ का उदाहरण ले रहा हूं। ये एडॉप्टेड इंसेक्ट है, कैसे ये एडॉप्ट कर जाता है पायरोलिजिडीन पर, उस पर आप एक बार फिर ध्यान दें। जैसे इसकी इंटेस्टाइन में पायरोलिजिडीन रिड्यूस होकर के टर्शरी एल्केलॉइड अर्थात टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और डिफ्यूज होकर के इसकी बॉडी में आया, ये तुरंत ही इस टॉक्सिक टर्शरी एल्केलॉइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और दोबारा कन्वर्ट कर देता है एन ऑक्साइड फॉर्म में, और इस तरह से एन ऑक्साइड फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया और ये हो गया नॉन टॉक्सिक। ठीक है, और ये इस कंपाउंड को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है और अपने प्रोटेक्शन में यूज करता है, अर्थात इसको जो खाने वाले एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, CSIR में पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ एनिमल्स टर्शरी एल्केलॉइड्स जैसे कंपाउंड को भी क्या कर रहे हैं, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ओवरऑल पिक्चर ये निकल के आती है कि कुछ एनिमल्स एडॉप्टेड है एल्केलॉइड्स पर, उनके टॉक्सिक इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और कभी कभी तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी देखे गए उन टर्शरी एल्केलॉइड्स को, उन एल्केलॉइड्स को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं और अपने प्रोटेक्शन में उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था एल्केलॉइड्स। अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स एंड ग्लूकोसिनोलेट्स के बारे में।